नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज और मैं इस वक्त हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में। रायबरेली जनपद के चांदेमऊ गांव में हूं मैं और यहां पर मैं आज बात करूंगा विमल कुमार जी से। विमल कुमार जी ने संघ लोक सेवा आयोग में 107 रैंक लाई है और 107 रैंक के साथ साथ पूरे जनपद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। सबसे पहले विमल जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या परिचय है और कहाँ से हैं आप जी। मेरा नाम विमल कुमार है जी। मैं ग्राम चांदेमऊ पोस्ट गुरुबख्शगंज जनपद रायबरेली का रहने वाला हूँ जी। और मेरा जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा में 107 रैंक इस बार आया है जी। और ये मेरा पांचवा प्रयास है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, चूंकि ग्रामीण परिवेश से हैं आप, और यहाँ पर जब मैं आया तो मैं देख रहा था कि अभी सही से रास्ता भी नहीं है। जी। और काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, मतलब आवागमन की हो चाहे वो पानी की हो, तो इस सब चैलेंज को पार करते हुए आप दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद आपने संघर्ष किया और यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना बताइएगा। तो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, प्राइमरी जो स्कूल है गांव का ही जी, उसमें हुआ है जी। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है जी। और वहाँ पर मुझे जो गांव की थोड़ी समस्याएं थी उनके बजाय कुछ वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जी जी। जिससे मेरी जो शिक्षा 6 से 12 है जी, 6 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ ग्रहण की। जी। और उसके बाद मुझे IIT JEE का कोचिंग भी मिला। अच्छा। 12th के 11th और 12th के दौरान जी। वहाँ पर मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में हुआ जी। और वहाँ से मैंने बीटेक किया। जी। असली चैलेंज में मेरा बीटेक करने के बाद स्टार्ट होता है, जब मैं प्रिपरेशन में आता हूँ। अच्छा। मैंने घर से ही प्रिपरेशन करने का डिसाइड किया था जी। और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जी। और यहाँ जो मेन समस्या मुझे स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ी, पहली चीज़ थी इलेक्ट्रिसिटी थी। जी। उसको मैंने समहाउ निपटाने की कोशिश भी की लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जी। सेकंड समस्या थी, जैसे भैया ने बताया कि रोड्स वगैरह सही नहीं है। जी। इनकी भी समस्याएं थी, कनेक्टिविटी वाला इश्यू था, चाहे वो इंटरनेट हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जी। ये सारी चीज़ों का हमेशा चैलेंज रहा है। बरसात के टाइम में चैलेंजेस और बढ़ जाते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था। जी। हालांकि मैं इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा लेता नहीं था। कहीं ना कहीं जो मेरा प्राइमरी फोकस था वो स्टडीज़ था। मैं ये इंश्योर करता था ये स्टडीज़ अफेक्ट ना हो इससे, बाकी जो समस्याएं हैं वो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएंगी। जी जी। आपने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है जी। और उसके बाद बीटेक करने के बाद आपने क्या सोचकर सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुख मोड़ा कि हम इंजीनियरिंग नहीं करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? ऐसा क्या क्विक पॉइंट था? जी, जैसे कि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, मैंने बचपन से गरीबी देखा है, गरीबी जी है जी। और मैंने हमेशा गांव की समस्याएं बचपन से ही बहुत करीब से देखा है जी। तो मुझे पता था कि ये जो समस्याएं हैं ये गवर्नेंस रिलेटेड ही हैं जी। ये जो चैलेंजेस हैं, जब तक गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होता वो सॉल्व नहीं हो सकती जी। और ये सारी जो चैलेंजेस हैं कभी भी एक मैकेनिकल इंजीनियर सॉल्व नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है और ये गांव का जो विकास है ये जो मेरी मेन प्रायोरिटी थी, चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान हो। इवन मैंने इंटरव्यू में भी विलेज डेवलपमेंट हमेशा जितने भी इंटरव्यू दिए थे उसमें हमेशा ही मेंशन करता था क्योंकि एक विकसित भारत के लिए गांव का विकसित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, भारत कृषि प्रधान देश भी है और उसके साथ साथ गांवों का पृष्ठभूमि वाला देश है। तो इन समस्याओं के साथ आप दिल्ली पहुंचे, घर का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? पिताजी का कैसा सहयोग था? घर से भाई लोग होंगे आपके, बहनें होंगी, तो उन लोगों ने कैसा आपको सपोर्ट किया? भाई बहन, मेरा पूरा परिवार इमोशनली बहुत सपोर्टिव था जी। और जब मुझे फाइनेंशियल की भी जरूरत पड़े बीटेक के बाद, क्योंकि मैं जॉब कर नहीं रहा था, बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे पास उतने पैसे थे नहीं उस टाइम जी। तो उस टाइम भी भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता था जी। फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी, पैसे कहाँ से लाने हैं वही जानते थे। मैं तो कितने भाई बहन हैं आप? मेरे 2 बड़े भाई हैं, 2 बड़ी बहन है। अच्छा। तो भैया लोग ऐसा व्यवस्था कर लेते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था पैसे कहाँ से आए। मतलब आप अपना उधर पढ़ाई जारी रखिए और यहाँ पे पैसे की व्यवस्था हो जाती थी। कभी आज तक मुझे घर में कभी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। वो पैसे मेरे अकाउंट में दिख ही जाते थे। तो ये बहुत मैं फॉर्चुनेट कहूँगा कि मेरे जो भाई हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किए। अच्छा। और मेरी बहनों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आपके पढ़ाई के दौरान जो है किसी न किसी के आइडल होते हैं कि हम इनको अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के चहल कदमों पे चलते हुए हम अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपके आदर्श कौन थे इस समय जो संघर्ष वाला समय था? तो रही बात आइडल्स की, तो
कई यूपीएससी टॉपर्स में मैं काफ़ी इंस्पायर होता था जी जैसे 2017 में अनुदीप दुरिशक्ति का रैंक 1 आया था जी जी और अगले ही साल कनिष्क कटारिया उनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स था जी। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर था अच्छा कि उन्होंने मैथ्स लेके रैंक 1 अचीव किया था। जी जी तो मैं इन दोनों से काफ़ी रिलेट भी करता था कि मतलब इनने भी विकट परिस्थितियों में ही किया था। अनुदीप दुरिशक्ति सर का रैंक 1 आया था और वो कई प्रयासों के बाद ही आया था, शायद 5 हो गए थे। जी जी जी। तो मैं काफ़ी इंस्पायर होता था हमेशा, जब भी डिमोटिवेशन फील हुआ पास्ट में मैंने उनके वीडियो भी देखे जी फिर आगे धीरे धीरे मेरा जो मोटिवेशन था मैंने उसको इंटरनल कन्वर्ट किया। जी जी पहले मोटिवेशन एक्सटर्नल था, फिर मैंने जो अपने घर के चैलेंजेस हैं, समाज के चैलेंजेस हैं, उनको देख के मोटिवेट होता था कि मैं जब बनूंगा तो इन चीज़ों पर सुधार करूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे मैं खुद को मोटिवेट होता था। अच्छा, कई बार जैसे आपने बताया कि असफलताएं भी हाथ लगी, जी तो उस दौर में क्योंकि कई बार होता है कि जो युवा होता है, जो छात्र होता है, किसी भी परीक्षा में अगर वो अनुत्तीर्ण होता है तो काफ़ी हद तक डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे समय पर आप कैसे अपने आप को अवेयर करते थे, कैसे मोटिवेट करते थे? तो मुझे कई असफलताएं मिली हैं। सबसे बड़ी जो असफलता थी वो 2023 का मेंस एग्जामिनेशन था जी और उससे भी बड़ी असफलता मुझे 2024 का फाइनल जब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो थी। जी तो आज तक मैंने लाइफ में बीटेक कंप्लीट करने तक कभी भी असफलता देखी नहीं थी जी और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही ऐसा था जहाँ मुझे असफलता मिली थी। जी तो मैं अपने आप को मतलब काफ़ी वैसा फील कर रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से, कभी मैंने पास्ट में ऐसा फेस नहीं किया। जी लेकिन फिर धीरे धीरे मैं समझ पाया कि अपनी गलतियों से सीखना ही है इम्पोर्टेंट जी और गलतियों को उस तरह नहीं देखना है कि कोई क्राइम किया है मैंने, जी ये इस नौकरी का एग्जाम था इसलिए फेल हुआ है। तो मैं उसको फिर देखता था कि मेरी क्या गलतियां हैं, उन गलतियों से सीखना सीखना फिर और इम्प्रूव सुधार करना। जी और फिर मैंने सबसीक्वेंट जो अटेम्प्ट है उनमें देखा कि काफ़ी सुधार हो रहा है, हर स्टेज में मैंने इम्प्रूव किया है। एक बार प्रीलिम्स फेल हुआ, फिर मेंस फेल हुआ, फिर इंटरव्यू फेल हुआ, फाइनल में फिर सिलेक्शन हुआ। जी तो मैं यही देखता हूँ कि जो प्रोग्रेस थी मेरी जो स्टेप बाय स्टेप थी जी। और यही भगवान की कृपा थी, इस बार मुझे 107 रैंक मिला। तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता था कि कौन सा हम अगर पायदान पार कर जाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ था कभी? हाँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो जब पहला प्री फेल किया तो मुझे प्री बहुत टफ लग रहा था जी। लेकिन जैसे 2022 में प्री निकलता है तो मुझे समझ में आ गया कि प्री का सीन क्या है, कि उतना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्टिविटी है जिसके थ्रू प्री हो सकता है। लेकिन जब मेरा 2 बार लगातार मेंस फेल हुआ मैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मेंस एग्जामिनेशन बहुत टफ है। और मुझे भी लगता है कि जो अल्टीमेट एग्जामिनेशन है मेंस ही है और वो सबसे टफ है क्योंकि वहाँ असली कंपटीशन होता है। और प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा बैरियर है इन टर्म्स ऑफ टफनेस, प्रीलिम्स भी बहुत टफ है बट मेंस जो होता है वो लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, वो बहुत टफ है। और सबसे ब्यूटीफुल स्टेज जो है इंटरव्यू होता है, वहाँ पे बेसिकली थोड़ा अच्छा भी लगता है कि मेंस क्वालिफाई हुए होते हैं, इज्जत भी मिलता है। हाँ, और लेकिन जब फाइनल में सिलेक्शन नहीं होता तो जो मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग चीज होता है वो फाइनल में सिलेक्ट ना होना, प्री में फेल करना, मेंस में फेल करना, मतलब अपने आप में दुख देता है, लेकिन जब फाइनल में नहीं होता वो अल्टीमेट दुख देता है। अच्छा, क्योंकि हमने जो आपके बारे में जो अध्ययन किया है कि आपने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, सेल्फ स्टडी करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे समय में किन किन किताबों को आप प्रायोरिटी देते थे कि हम इस किताब को अगर पढ़ें तो ज़्यादा इससे बेनिफिट हमको मिल सकता है? तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक जो एनसीईआरटी थी वो चाहे जीएस के हर सब्जेक्ट की हो, मैंने उन पे काफ़ी ध्यान दिया है। और फिर मैंने उन्हीं एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज किया और देखा है कि कहीं कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मैं कुछ जो फ्री के वीडियोस होते थे उनको रेफर करता था जहाँ से थोड़ा क्लैरिटी मिले जी। और फिर मैंने पीवाईक्यूज का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था क्योंकि पीवाईक्यूज ही ऐसे थे जो एग्जाम का डिमांड बता सकते थे जी। ना कोई कोचिंग बता सकता था, ना कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा संस्थान था जिसका पेपर मुझे देना था और यूपीएससी के ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे इस एग्जाम में लगा वो पीवाईक्यूज थे और मैंने उन्हीं को ऐसे अध्ययन किया जिससे मुझे कुछ चीज़ें जो पता चली एग्जाम का नेचर के बारे में, उसी को मैंने सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। तो और रिसोर्सेज की रही बात, तो मैंने जो काफ़ी जो फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज थे टेलीग्राम पे और इवन गूगल्स पे, तो मैंने उनका काफ़ी यूज़ किया है क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज अभी भरमार है। यूट्यूब पे भी, हाँ, यूट्यूब पे भी वीडियो होते हैं, वो मैंने सारे ही रेफर किए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है जी। अगर मान लो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इतनी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल है, बट इसके साथ साथ गाइडेंस भी लेना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि एग्ज़ाम
प्रिपरेशन ही कैसे करनी। बिल्कुल। शुरुआत मुझे याद है, मैं जब शुरुआत में 21-22 में कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था करना कैसे है। तो जो मैं पिछले सालों में नहीं हुआ उसका मेन रीजन था एग्जाम की समझ ना पाना। जब मैं एग्जाम समझा और मुझे भरोसा था कि हो ही जाएगा फिर। अच्छा, जब आपका रिजल्ट निकला, आपका इंटरव्यू अभी जब फाइनल रिजल्ट आउट हुआ, रैंकिंग जो है मतलब आउट हुई, जब आपको आपने ये देख लिया कि हमारा एग्जाम क्लियर हो गया है, मेरी 107 रैंक आ चुकी है, तब आपके मन में क्या भाव था और आपने कैसे अपने एक्सप्रेशन अपने मदर फादर के सामने, माता पिता, क्योंकि वो आपने सालों की मेहनत को एक साथ अपने माता पिता को वो खुशी देने का काम किया है 107 रैंक ला करके, उसको कैसे आपने एक्सप्रेस किया? जब मैंने अपना एक दोस्त के जरिए ही मैंने अपना रैंक सुना था, मैं कॉल पे ही था उस दोस्त के साथ। अच्छा। तो उसने बताया था कि आपका रैंक जो है 107 आ चुका है। हाँ। तो मुझे पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कहा पीडीएफ भेजो, मैं देखता हूँ जी। फिर उसने कई बार बताया तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ 107 है। फिर मैं फ़ोन रखा और मैं बाहर, घर के बाहर वॉक कर रहा था। तो मैं घर से वहाँ से आया और मैं सबसे पहले, मुझे पता नहीं इतनी गर्मी चढ़ गई थी कि पसीने निकल रहे थे और मैं सबसे पहले वाटर मांगा, वाटर पिया। फिर मैंने 2 मिनट तक फैमिली को कुछ बताया ही नहीं। फिर मैं थोड़ा एक इंटरनल जो खुशी थी वो चेहरे से झलक रही थी। मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं, फिर मैं कई बार वेरीफाई करने का सोच रहा था कि मल्टीपल बार करूंगा, उसके बाद ही फैमिली को बताऊंगा, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था जी। और फिर जैसे मैंने परिवार को अपने बताया, मम्मी पापा को कि सिलेक्शन हो गया है, इवन उनको भी बोला कहीं ये सपना तो नहीं है कि टूटेगा अभी, उठ जाऊंगा और टूट जाएगा, क्योंकि सपने में कई बार ऐसी चीजें मैंने देखा है। तो मैं ये फिर इवन मेरे परिवार वालों ने वो जो चुटकी होती है वो भी काटी, बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, रियल है। तो काफी वैसा था जी जी। फिर मैं काफी रिलीफ फील कर रहा था कि अभी मुझे एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। खुशी भी बहुत थी। फिर वो खुशी जब मल्टीप्लाई तब होना स्टार्ट हुई जब लोग आना स्टार्ट हुए जी। मतलब जब से आपका रिजल्ट आउट हुआ तब से चहलकदमी बराबर बनी, फोन आने लगे। फिर थोड़ी देर में कम से कम 50 से 50 कॉल, 100 मैसेज, 150 कॉल की संख्या बढ़ती ही रही और बढ़ती ही जा रही है अभी भी। तो देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सफलता, जब कोई भी पेपर का एग्जाम आउट होता है तो बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक पीछे पृष्ठभूमि रह जाती है कि बहुत सारे छात्र असफल भी होते हैं। तो ऐसे छात्रों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप निराश मत होइए और अगले अटेम्प्ट का तैयारी करिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जी, उसे बस एग्जाम की तरह ही लेना है जी, क्योंकि वो एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, आपका जो वर्थ है वो एग्जाम से भी ज्यादा है जी। तो जब भी अब आप असफल हो, निराशा होती है, वो एक्सेप्ट करना है जी। लेकिन जो गलतियां की हैं उनसे सीखना है, रादर देन खुद को बहुत ज्यादा पनिश करना, उस तरह कुछ नहीं करना है जी। क्योंकि अल्टीमेटली अभी आप ऐसा समझना है कि जब भी सफलता मिलेगी फ्यूचर में जी, तो जो निराशाएं होती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं जी। इवन मेरे केस में भी अगर मैं अपनी पास्ट जर्नी देखता हूँ, जो 4 असफलताएं मुझे मिली हैं जी, वो भी मुझे आज अच्छी लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो ना होती तो मैं सीखता नहीं कुछ जी। बिल्कुल। तो वो हर असफलता मुझे हम्बल्ड की है और जब भी लोग पूछते हैं कि आप हम्बल कैसे हो, तो मैं मानता हूँ जो असफलताएं थी उन्हें जो मुझे सिखाया है, किसी सफलता ने उतना कभी नहीं सिखाया जितना एक असफलता ने मुझे सिखाया। तो मैं मानता हूँ कि असफलताओं से सीखना है और हमेशा धैर्य बना के रखना है, जो परसिवरेंस होता है उसको हमेशा कैरी करना है और अपने ड्रीम्स को कभी जाने नहीं देना है, मेहनत करना है और मेहनत तब तक करते रहना है जब तक ड्रीम अचीव नहीं हो जाती। अच्छा, अभी कभी आपने ये सोचा है, जैसे कभी शांत आप बैठे, जब से अभी रिजल्ट आउट हुआ है तब से तो खैर दिन में तो समय नहीं मिलता होगा आपको, रात में लेकिन जब बैठते होंगे तो कभी ये सोचते हैं कि अब हमको क्या करना है, जब मैं IAS बन करके कहीं पर पोस्टिंग में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा जिससे कि लोगों को ये फायदा हो सके, ये सुधार कर पाऊं, ऐसा कुछ सोचते हैं? अभी मैं इन बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट मैंने पास्ट में ऐसा, जब प्रिपरेशन का मोटिवेशन ही यही था तो मैंने काफी सोचा है कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है, चाहे वो गांव की सड़कें हों, गांव में बिजली की व्यवस्था हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सारे पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। और जो डिस्टेंस माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है गांव में, यूथ जो होता है अनएम्प्लॉयड रहता है, वो गांव छोड़कर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, तो मैं उसको भी समहाउ कर्व करना चाहूँगा। अभी आपने कुछ बताया था कि मिट्टी की वजह से जो है आपके नोज में इन्फेक्शन भी हो रहे थे। हाँ, तो गाँव में थोड़ा जब एग्रीकल्चर का सीजन होता है तो उस टाइम जो धूल होता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, पर्टिकुलरली जो ब्रीदिंग होता है वो नाक को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो मेरे साथ ऐसा प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी हुआ है
और क्योंकि ये गांव था तो ये जेन्युइन है कि ये स्ट्रगल होने ही थे। और मैं पास्ट में इवन हेल्थ में भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था और काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी वीक टाइम आए हैं, काफ़ी लो फेस किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी आपका लो टाइम आता है तो कोई ना कोई, चाहे वो दोस्त हो चाहे फैमिली हो, आपको उठाने के लिए ज़रूर आ जाता है। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आता है और मेरे साथ हमेशा हर कदम में ऐसा ही हुआ है। चलिए, नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you धन्यवाद, जी। और आप निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहें। जी। तो आप थे विमल कुमार जी, जिन्होंने यूपीएससी का क्लियर करके आईएएस जो है बन चुके हैं और बहुत जल्द देश को अपनी सेवाएं देंगे। कहीं ना कहीं विमल जी से देश के लाखों युवाओं को सीखने की जरूरत है कि कैसे ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि गांव में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, हम ऐसी व्यवस्थाओं के चलते नहीं आगे कुछ कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो एक्सक्यूज वाली चीज़ें हैं तो उनको भुला करके विमल जी से सीखने की ज़रूरत है, और कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, कैसे अपने उद्देश्य को एकदम निश्चल रखना है, निर्धारित कर लेना है, सीखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।